ससुराल वालों के सामने आंचल हमेशा झुकती ही आई थी, चुप अपने में ही घुटती रही, लेकिन आज उसके आत्मसम्मान और आत्मबल के लिए जो लोग सामने खड़े थे उन्हें देख वह हैरान थी। आंचल ने फ्लैट लॉक किया और चाबी देने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। पति राजीव से काफी बहस के बाद आपसी सहमति से ये तय हुआ कि फ्लैट वापस किराए पर चढ़ा दिया जाएगा। ऊपर रहने वाले परिवार को चाबी इसलिए दे रही थी ताकि पीछे से कोई किराएदार आए तो उसे फ्लैट दिखाया जा सके। मन बहुत भारी हो रहा था, केवल भारी ही नहीं बल्कि चीत्कार कर रहा था। बचपन से अपने हक के लिए लड़ते लड़ते उसने पहली बार खुद को हारने के लिए राजी कर लिया था। 50 साल की उम्र की होने के बाद और सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को यथासंभव निभाने के बाद भी वह पति का इतना विश्वास नहीं जीत पाई थी कि अपने ही फ्लैट में अपनी मर्जी से कुछ दिन बिता सके। चाबी ऊपर देकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक एक कर उसके अरमान नीचे गिर रहे थे। आज उन्हें रोकने की कोई कोशिश भी उसकी तरफ से नहीं हो रही थी। आंसुओं के सैलाब को जैसे तैसे रोक लिया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस इंसान के लिए अपने वजूद को भी भुला देगी वह बच्चों के संभल जाने पर अपने परिवार में जाकर मिल जाएगा और उसे ही गलत ठहराएगा। नीचे उतरकर उसने दोनों बैग उठाए और सामने सड़क पर आ गई। ई रिक्शा वाला थोड़ी दूरी पर था। उसे अपने पास बुलाने के लिए हाथ से इशारा किया और मोबाइल चेक करने लगी। किसी फोन या मैसेज के इंतजार में सब कुछ चेक कर लिया। हर दिन की तरह आज भी कुछ नहीं था। पति का, बेटियों का या ससुराल वालों का कोई फोन या मैसेज नहीं था। ई रिक्शा में बैठकर इधर उधर दोनों ओर यूं ही देख रही थी, आंसुओं को छिपाने की कोशिश में। जाने कब वापस इस शहर में आना हो भी या ना हो। बस स्टैंड पहुंचकर पता चला कि अभी आधा घंटा लगेगा बस को पहुंचने में। वहीं एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय का ऑर्डर दिया और आते जाते यात्रियों को देखने लगी। आंचल, किसी ने जोर से पुकारा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सिर को झटका। 28 साल पहले इसी तरह इसी जगह पर राजीव ने आकर आवाज लगाई थी। वह उन दोनों की पहली मुलाकात थी। सगाई हो चुकी थी लेकिन घर में इतनी आजादी नहीं थी कि लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे से मिल सकें। राजीव स्वतंत्र विचारों के थे, इसलिए उन्होंने घर पर बिना कुछ बताए आंचल को मिलने के लिए बुलाया था। अपनी मां की पसंद पर उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी जीवन भर के बंधन में बंधने से पहले खुद भी जीवन संगिनी से एक बार मिलकर बातें करना चाहते थे वे। फोटो से कहीं ज्यादा ही सुंदर हो तुम तो, प्यार भरी नजरों से आंचल को ताकते हुए उन्होंने पहला वाक्य बोला था। फोटो तो ऐसे ही खिंचवाई हुई थी, अचानक से मांगी तो देनी पड़ी। मैंने मामी से कहा था कि नई खिंचवा लेती हूं पर मेरी कोई सुने तब ना। सीधी सादी आंचल ने फोटो का पूरा विवरण दे दिया था। तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, नौकरी भी करना चाहती हो। मेरी नौकरी तबादले वाली है, निभा पाओगी? दूसरे प्रश्न के जवाब में आंचल थोड़ी सी घबराई, लेकिन तुरंत जो मन में आया वह जवाब दे दिया, नौकरी तो करना चाहती हूँ। पिताजी ने सबसे ऊपर होकर पढ़ाया है मुझे, लेकिन बाकी की जिम्मेदारियों से ऊपर नौकरी नहीं है। जवाब सुनकर जैसे संतुष्ट हो गए थे राजीव। दोनों ने चाय खत्म की। कुछ इधर उधर की बातें हुई। आगे के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था आंचल ने। उसकी इसी बात पर फिदा हो गए थे राजीव। रात की गाड़ी से अपने शहर वापस चले गए राजीव और आंचल अपने घर आ गई। छोटी बहन ने बहुत शिकायत की या यूं कहें कि डांट ही लगाई थी उससे। मैडम, पूछना तो था कि शादी के बाद कहाँ रखेगा तुझे? उसकी माँ बहुत तेज है, बड़े लड़के को ही सब मानती है, सब कुछ अपने ही नियंत्रण में रखती है, सारे निर्णय भी खुद ही लेती है। इसीलिए तुमसे मिलने आया होगा बेचारा। तुम तो ठहरी सीधी गए, पढ़ लिख कर भी सब बराबर कर दिया तूने तो। जो माँ से ऊपर होकर मिलने आ सकता है वह रहने का ठिकाना भी बना ही लेगा। ख्यालों में खोई हुई अचला ने जवाब दिया था। काश उसी समय सच को जान गई होती, जमाने के रिवाज को पहचान गई होती। लड़के शादी तो मर्जी से कर लेते हैं मगर उसके बाद के फैसले माँ बाप के अनुसार ही लेते हैं। 28 साल बाद उसी तारीख को उसी जगह दोनों मिले। आंचल अपने घर से आए और राजीव अपने शहर से। आते ही राजीव ने वह सब कुछ बोल दिया जो उन्हें समझाकर भेजा गया था। अच्छी तरह सोच लो आंचल, भाई भाभी को यो तुम्हारा अकेले आकर फ्लैट में रहना अच्छा नहीं लगता है। कुछ दिनों के लिए ही इधर आती हो तो उनके साथ ही रहा करो। आंचल तिलमिला उठी थी। इतने सालों की वफादारी का ये सिला दिया है उसके जीवन साथी ने। जब तक अपने परिवार से दूर थे सब कुछ आंचल से सलाह करके ही करते थे। इसीलिए यह फ्लैट भी लिया गया था, परंतु घर वालों के संपर्क में आते ही सब कुछ भूल गए। ये भी कि आंचल के माता पिता भी अब नहीं हैं। उसने लड़के को जन्म नहीं दिया, इसीलिए सास ससुर ने घर भी बड़े लड़के को सौंप दिया। आहत होकर भी उसने अपना पक्ष रखना चाहा। आप जानते हैं राजीव, भाभी का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
घर भी उतना बड़ा नहीं है। आपकी मम्मी जी अब चुप हो गई हैं। भाभी कुछ भी बोलती हैं तो सब चुपचाप सुनती रहती हैं। गलती उनकी हो तब भी मुंह झ से ही समझौते की अपेक्षा की जाती है, और सबसे बड़ी बात, वह घर तुम्हारे पापा का नहीं, भाई का है। आज नहीं तो कल वे मना कर ही देंगे वहां जाकर रहने के लिए। भाभी के घरवालों का हस्तक्षेप भी बढ़ता ही जा रहा है। आंचल की बात पूरी होने से पहले ही राजीव ने जवाब दे दिया। हाँ, तो तब नहीं आएंगे उनके घर। तब तक तो निभाओ। इस समाज में सभी लोग उन्हें जानते हैं। तुम यहाँ आकर अकेली रहती हो तो लोग उन्हें बोलते हैं। पूरा परिवार एक साथ है, बस तुम्हें ही अलग आकर रहने की जिद है। कुछ सोचो, बदनामी होती है उनकी। तुम्हारे कहने से फ्लैट अलग ले लिया है, लेकिन जब तक मेरे माँ बाप हैं, मैं उसी घर में रहना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैं सबसे संबंध नहीं तोड़ सकता। मैं यहाँ आकर कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। हमारा फ्लैट है, उसी में आकर रहती हूँ। ये सब बातें तुम्हें ही बोलते हैं वे लोग। मैं 10 दिनों से अकेली रह रही हूँ, मेरे पास एक फोन तक भी नहीं किया कभी। तुम समझते क्यों नहीं हो? आंचल की आवाज में तल्खी थी। पूरा परिवार तो उसका विरोध शादी के पहले दिन से ही कर रहा था। अब राजीव भी उनकी टोली में शामिल हो गए थे। फ्लैट पर आने से पहले नंद को भी उसने आने के लिए फोन किया। सास ससुर को भी अपने साथ आकर रहने के लिए कहा, परंतु किसी का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। उल्टे राजीव को भड़का दिया। उन्होंने जैसे ताना कसा, मीरा को भी तुमने फोन किया था, लेकिन वह भी बड़े भाई से ऊपर होकर तुम्हारे पास आने को तैयार नहीं हुई। बच्चों से मेरी भी बात हुई थी, अभी छुट्टी नहीं हुई है। छुट्टी होते ही आने के लिए बोल रहे थे। आंचल ने तर्क दिया तो राजीव हंसकर बोले, तुम्हें लगता है कि वह अपनी माँ से ऊपर होकर तुमसे मिलने आएंगे? फिर यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बिना ऐस बड़ी आजकल किसी को नींद नहीं आती है। समझा करो परिस्थितियों को। आंचल ने फिर से अपना पक्ष रखा। राजीव, जब हम यहाँ आ जाएंगे तब भी वे लोग आएंगे हमारे पास। यही घर होगा, हम भी वहीं होंगे, तो फिर अभी क्या समस्या है? क्यों बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? राजीव मुंह घुमाकर दूसरी तरफ चले गए। आंचल और बहस नहीं करना चाहती थी। जल्दी जल्दी चाय खत्म की और फ्लैट पर वापस लौट आए। रहर कर अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। क्यों उसने राजीव के पूछने पर मना नहीं किया था इस शहर में फ्लैट खरीदने को? क्यों राजीव की भावनाओं को प्राथमिकता दी? बीते साल किसी फिल्म की तरह आंखों में तैर गए थे। छोटी बेटी के पैदा होते ही घरवालों का व्यवहार और भी कटु हो गया था। आंचल का जैसे अस्तित्व ही भुला दिया गया था। रसोई के मामलों में या फिर मेहमानों के आने जाने में हर जगह जेठानी अपनी बात को ही बड़ा रखने लगी थी। ससुर तो सेवानिवृत्ति के बाद से ही चुप हो गए थे। सास भी अब बुढ़ापे के कारण शारीरिक रूप से अक्षम सी हो गई थी। पहले जिस औरत की कड़क आवाज से पूरा घर कांप जाया करता था, आज मुश्किल से ही कोई बात पूरी बोल पाती थी। चुप रहकर जैसे अपनी इज्जत बचा लेती थी। जेठानी अब नई हाकिम बन गई थी। उसके साथ सास और नंद ने जो भी कुछ किया वह पूरा बदला आंचल से लेना चाहती थी। राजीव ने आंचल का साथ दिया और दोनों बेटियों के साथ आंचल को भी अपने साथ ले गए। उनकी नौकरी दूसरे शहर में थी। बेटियां बड़ी हो गईं, पढ़ाई में अच्छी थी तो आगे की पढ़ाई के लिए पुणे और बेंगलुरु में चली गईं। आंचल अब अकेली हो गई थी। राजीव सेवानिवृत्ति के बाद गृहनगर वापस लौट जाना चाहते थे। यही सोचते हुए भाई के घर से दूर शहर के दूसरे कोने पर एक फ्लैट खरीद लिया था। 2 साल किराए पर देकर रखा। आंचल और राजीव दोनों ही भाई के ही घर पर आते जाते रहे। राजीव की खूब खातिर होती, उसके साथ खूब बातचीत होती, हर बात में उसे विशेष महत्व दिया जाता, उसके सामने उसकी राय को मान दिया जाता। आंचल एक कैदी की तरह अपना समय व्यतीत करती। जेठ और ससुर से पर्दा करती थी, इसलिए बातचीत में शामिल ही नहीं हो पाती। बस अंदर कमरे में बैठकर सबकी बातें सुनती रहती। आखिर राजीव से कहकर पिछले साल दिवाली पर अपने फ्लैट में आकर रहने की शुरुआत की। दिवाली के अगले दिन आंखें खुलने से पहले ही फोन बजना शुरू हो गया। पहले सास का, फिर जेठ का और उसके बाद ससुर का। दिया ही तो जलाना था। पूरी रात क्या दिवाली ही मन रही थी जो घर वापस नहीं लौटे। और भी कई तरह के सवाल। जैसे तैसे नहाए धोए और सामान उठाकर फिर से वापस लौट आए वहीं उसी अखाड़े में। वर्षों तक अकेले अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचकर आंचल ने थोड़े सुकून की इच्छा क्या रखी। पूरा परिवार सारे कामधाम छोड़कर उसकी इच्छा को कुचलने पर उतारू हो गया था। राजीव को बच्चों की तरह बहलाया फुसलाया जा रहा था। सास और जेठानी पूरे समय उनके आसपास ही रहने की कोशिश करते। रिश्तेदारों के सभी मसले उनके सामने ही रखे जाते और घंटों तक चर्चा चलती रहती। जितना समय ससुराल में रहते, राजीव का एक अलग ही रूप आंचल को नजर आता।
वहां रहते हुए आपस में कोई बात करना संभव न हो पाता था। आंचल कभी कुछ कहने की कोशिश भी करती तो छोटी सी बात बहस में बदल जाती। आंचल से सभी बचकर रहते जैसे कोई अछूत हो। घर से वापस लौटकर राजीव घर के बारे में कोई बात ही नहीं करते थे। हाँ, अपने घरवालों से उनकी फोन पर रोज ही बात होती थी। एक अनचाही चुप्पी छा गई थी। एकदम अकेली पड़ गई थी आंचल। बेटियां भी पापा की ही बात को बड़ा रखती थीं। आंचल को विश्वास नहीं होता था कि यह वही घर है जिसे संजोने में उसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल दिए थे। ये वही बेटियां हैं जिनके होने के बाद उसे घर निकाला मिल गया था, और यह वही राजीव है जिसने पहल करके उसे उस तनाव भरे माहौल से बाहर निकाला था। समय अपनी गति से चल रहा था, बस विचारों की गति रुक गई थी। किसी की बुरी नजर लग गई थी आंचल की गृहस्थी को। काफी जद्दोजहद के बाद आखिर हिम्मत करके अचला ने अपनी बात राजीव के सामने रखी। राजीव, फ्लैट जब से खरीदा है बंद पड़ा हुआ है। प्रीति और नीति अब कभी भी आती हैं। मैं सोच रही हूँ कि फ्लैट पर जाकर ही रह लेती हूँ। वहीं अपना बुटीक शुरू कर लूंगी। आप महीने व 2 महीने में आते रहना। आखिर जाना तो वहीं पर है। कई दिनों तक राजीव ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर एक दिन बताया कि छुट्टी लेकर साथ ही चलेंगे। वहां थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे। पहले माँ का आशीर्वाद लेने की बात हुई तो आंचल ससुराल जाने को तैयार हो गई। एक दिन रुकने के बाद आंचल ने पूछा, राजीव कब चलना है? पूछते ही राजीव तुरंत जाकर रिक्शा बुला लाए और सामान ले जाकर उसमें रखने लगे। चाय नाश्ता कुछ भी नहीं। जेठानी रसोई के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सास आंचल को चाय नाश्ता बनाने के लिए बोल रही थी, परंतु जेठानी रसोई के दरवाजे के बीच में दोनों ओर चौखट पर हाथ रखकर खड़ी थी। चलो बैठो रिक्शा में, देर हो रही है। राजीव की आवाज में गुस्सा था। बस में बैठकर राजीव थोड़ा सामान्य हुए, लेकिन तब तक आंचल के मन मस्तिष्क पर तनाव हावी हो चुका था। फ्लैट पर पहुंचकर भी जाने क्या क्या बड़बड़ाती रही। जो सोचा था उसका उल्टा ही हुआ। इतने वर्षों तक राजीव के साथ मिलकर अपना घर बसाने का जो सपना देखा था वह टूटकर बिखर चुका था। फ्लैट की सफाई हुई, सामान भी खरीदा गया, खाना भी बना और खाया भी, लेकिन वह बात नहीं थी। अपने घर का अपनापन नहीं था। घर को सजाने की योजनाएं नहीं थी। बस एक दिनचर्या पूरी हो रही थी। एक दिन रुककर राजीव वापस लौट गए। राजीव का एक बार फोन आया, लेकिन बात करने का वही तरीका। अचला ने फिर राजीव को फोन नहीं किया। इतने सालों में पहली बार हिम्मत जुटाई थी इस कदम को उठाने की। जो ठीक से बात न करे उसे महत्व न देने की। नंद का एक दिन फोन आया, लेकिन उससे भी समय नहीं था कुछ दिन आकर रुकने का। बच्चों के पास मैसेज किया, नंद की बेटी को भी मैसेज किया। सभी व्यस्त थे। अचला से आकर मिलने का, उसका सहारा बनने का किसी के पास समय ही नहीं था। जाने की तिथि नजदीक आते आते आंचल की हिम्मत टूट गई। उसने राजीव को मैसेज किया कि फ्लैट को वापस किराए पर चढ़ाना ही ठीक रहेगा। यहाँ आकर अकेले पढ़ने से बेहतर है वहीं पर किसी काम में मन लगा लेना। माँ बाप होते तो शायद स्थिति उसके पक्ष में जा सकती थी। उनके रहते हुए राजीव भी पूरी तरह अपने घरवालों के नियंत्रण में नहीं आए थे। सामान बांधकर निर्धारित तिथि पर आंचल बस स्टैंड पहुंचकर बस के आने का इंतजार कर रही थी। तभी बस सामने से स्टैंड में घुसती हुई नजर आए। चाय का कप डस्टबिन में फेंककर आंचल ने अपने दोनों बैग दोनों हाथों में उठा लिए। मामी, कहाँ जा रही हो? सुबह से न तो फोन उठा रही हो न मैसेज देख रही हो। नंद की बेटी कृति की आवाज थी। आंचल ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा तो बेटी सान्या भी बैग हाथ में लेकर खड़ी हुई थी। माँ, हम दोनों पर आपको विश्वास नहीं था क्या? आंचल उसके प्रश्न पर हैरान थी। जवाब देना चाहती थी, लेकिन मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया। बस स्टैंड पर आकर रुक गई। सभी यात्री तेजी से अपना सामान उठाकर बस में बैठने को दौड़ पड़े। हमारे देश में न लोगों को सब्र ही नहीं है। सीट बुक है लेकिन फिर भी दौड़ना है। सान्या गुस्से में बड़बड़ा रही थी। आंचल के दोनों बैग उन दोनों ने उठा लिए। मामी, वापस फ्लैट पर चल रहे हैं हम। आपकी सीट कैंसिल करवा दी है। अब विरोध मत करना। आपकी इच्छा को ऊपर रखने के लिए हमें कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी आपको बता नहीं सकते। आंचल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। माँ, कृति सही बोल रही है। आप चलो, अब बहुत भूख लगी है। हम दोनों ने कल शाम से कुछ नहीं खाया है आपके हाथ का खाना खाने के लिए। सान्या ने एक हाथ से आंचल का हाथ पकड़ लिया। आंचल उन दोनों के आने से हैरान थी, लेकिन खुद को खुश होने से नहीं रोक पा रही थी। तुम लोग तो बोल रहे थे, मैं ही जिद पर अड़ी हूं। मुझे समझौता कर लेना चाहिए, फिर अचानक कैसे? कृति ने जवाब दिया, मामी, वह सब मम्मी और मामा के कहने से बोला था।
उन्होंने ही आपको समझाने के लिए कहा था, लेकिन हमने उन्हें ही समझा दिया है कि आपको अपनी मर्जी से अपने फ्लैट में आकर रहने का पूरा हक है। बड़े मामा और नानी को इससे दिक्कत होती है तो वह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। सान्या ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उन लोगों को इतनी ही समाज की परवाह है तो आकर रहें आपके साथ। क्यों पापा को भड़काते रहते हैं? समाज के नाम पर खुद को सही साबित करने पर तुले हुए हैं। हाँ, तभी सामने से ई रिक्शा आता दिखाई दिया। ई रिक्शा में बैठकर तीनों फ्लैट में वापस आ गईं। ऊपर से चाबी लेकर दरवाजा खोल दिया कृति ने। सान्या ने सामान उठाकर अंदर रखा। बच्चों, नहा कर आओ, तब तक चाय बना देती हूँ। और पकौड़े भी। आंचल की बात का जवाब देकर कृति बाथरूम में चली गई। पुरानी पीढ़ी से आंचल हार गई थी। नई पीढ़ी की लड़कियों ने उसे जिता दिया था। मैंने तबादले की अर्जी लगा दी है। उम्मीद है इस बार मिल ही जाएगा। तब तक तुम अकेले रहकर अपना काम शुरू कर सकती हो। राजीव भी ऊपर आ गए थे। आंचल ने दोनों बच्चियों को गले से लगा लिया। जो वह नहीं कर पाए, उन दोनों ने मिलकर कर दिखाया था। आखिर आपको बात समझ में आ ही गई, आंचल ने शिकायत करते हुए कहा। अब तुमने अपनी सोच बच्चों के दिमाग में भी डाल दी है, तो मैं अकेला क्या कर सकता था? समाज के नाम का झंडा अकेले कैसे फहरा सकता था? इसलिए बच्चों की बात मान ली। अब तुम जीती, मैं हारा। कृति और सान्या तालियां बजाकर हंस रही थीं।